नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है। इसका नाम है आधी रात की डरावनी मुलाकात। ये एक व्यक्तिगत अनुभव है, करीब 20 साल पुराना। एक बहुत ही अजीब डरावनी रात का जिक्र, सीधे कहानी कहने वाले की जुबानी। हाँ, और ये कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब चीजें थोड़ी अलग थीं। 90 का दशक, उत्तरी भारत का एक ग्रामीण इलाका। बिल्कुल। तो सोचिए, एक नौजवान लेखक, उम्र यही कोई 20 के आसपास, अपने दादा दादी के पुराने वीरान घर में बिल्कुल अकेला रह रहा है। घर भी ऐसा जो गांव से थोड़ा हटकर सूना सा। और वो भी 90 के दशक में। मतलब बिजली का कोई भरोसा नहीं, घंटों कटौती होती होगी। सही कहा। तो माहौल आप सोच सकती हैं, अकेलापन, रात का अंधेरा, बिजली का आना जाना, और ऊपर से उस पुराने घर की अपनी आवाजें। कहीं लकड़ी चरमरा रही है, कहीं शायद चूहों की सरसराहट। उफ, ये तो किसी हॉरर फिल्म का सेटअप लग रहा है। अकेलापन और ऐसी आवाजें मिलकर कल्पना कहीं भी जा सकती है। हाँ, और कहानी कहने वाला खुद भी मानता है कि वो उस माहौल में पहले से ही थोड़ा डरा हुआ सा रहता था। अकेलापन, अंधेरा, कल्पना हावी हो ही जाती है। स्वाभाविक है, खासकर जब आप एक लेखक हों तो आपकी कल्पना तो वैसी बहुत उर्वर होती है। उस पर ये माहौल, डर लगना लाजमी है। तो जब इस लेखक का लिखने में मन नहीं लगता था या ब्लॉक हो जाता था, तो वो अक्सर लंबी सैर पे निकल जाता था। आदत थी उसकी। अच्छा। रात में भी। हाँ, कई बार रात में भी। एक रास्ता था जो उसे खास तौर पर पसंद था, या शायद कहूं कि खींचता था। वो घर से निकलकर जंगल के किनारे किनारे जाता था। जंगल के किनारे? रात में? हाँ, और फिर आगे जाकर वो रास्ता एक कच्ची सड़क से मिलता था। और सबसे अजीब बात ये थी कि ये कच्ची सड़क 2 कब्रिस्तानों के बीच से होकर गुजरती थी। 2 कब्रिस्तान एक साथ? हाँ, एक हिंदू और एक मुस्लिम कब्रिस्तान अगल बगल। ओह, ये तो माहौल को और भी ज्यादा इंटेंस बना देता है। जंगल, रात का समय, और फिर कब्रिस्तानों के बीच से गुजरना। बिल्कुल। और लेखक खुद कहता है कि रात में उस रास्ते पर जाने में एक अजीब सी बेचैनी होती थी, एक खिंचाव भी था, पर डर भी लगता था। पता नहीं क्यों जाता था वो उधर। शायद वो अकेलापन या वो एक खास तरह का रोमांच खींचता हो। लेकिन कब्रिस्तान वाली बात, इससे कई लोक कथाएं, कई मान्यताएं जुड़ी होती हैं ना। हाँ बिल्कुल, लोग रात में उस तरफ जाने से बचते थे। समझ आता है क्यों। अब उस रात की बात करते हैं जिस रात ये घटना हुई। क्या हुआ था उस रात? उस रात लेखक को नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी थी। घड़ी देखी तो सुबह के करीब 2 बज रहे थे। 2 बजे, आधी रात के बाद? हाँ, तो उसने सोचा चलो टहल कर आते हैं, शायद नींद आ जाए। वो उसी रास्ते पर निकल पड़ा, जंगल के किनारे वाले। उसी रास्ते पर, कब्रिस्तान वाले। रात के 2 बजे। हाँ। मौसम थोड़ा अजीब था। कुछ देर पहले हल्की बारिश हुई थी, तो हवा में ठंडक थी, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू भी, थोड़ी धुंध भी थी शायद। हाँ, बारिश के बाद वाली धुंध, वो माहौल को और रहस्यमयी बना देती है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा अजीब थी, वो थी खामोशी। बिल्कुल सन्नाटा। जैसे प्रकृति ने अपनी आवाज बंद कर ली हो। न झिंगुरों की आवाज, न किसी पक्षी की, कुछ भी नहीं। ये बहुत अजीब है, प्रकृति का यूं अचानक चुप हो जाना। अक्सर पुरानी कहानियों में इसे किसी अशुभ चीज का संकेत माना जाता है, एक तरह की चेतावनी, जैसे आपने कहा। हाँ, लेखक ने भी बाद में यही महसूस किया कि वो खामोशी शायद एक चेतावनी थी। बहरहाल वो चलता गया, कब्रिस्तान वाला रास्ता पार करके लगभग कस्बे के बाहरी इलाके तक पहुंच गया। फिर उसने वापसी का रास्ता लिया। वापसी में अंधेरा तो और गहरा हो गया होगा तब तक। हाँ, लौटते हुए जब वो उसी कच्ची सड़क पर था, कब्रिस्तानों के पास, उसने देखा कि दूर से एक रोशनी उसकी तरफ आ रही है। एक लालटेन। लालटेन? उस वक्त? हाँ, पहले तो उसे थोड़ी राहत मिली। चलो कोई साथ मिल जाएगा इस सुनसान रास्ते पे। वो रोशनी पास आती गई। कौन था? पास आने पर देखा एक आदमी है, स्थानीय पहनावे में, जैसा गांव के लोग पहनते हैं। हाथ में एक लकड़ी, एक छड़ी जैसी थी, और दूसरे हाथ में लालटेन। अच्छा, फिर? वो आदमी भी शायद घर लौट रहा था। दोनों साथ चलने लगे। कुछ देर खामोशी रही, फिर उस आदमी ने बात शुरू की। पूछा कि भाई, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, यहाँ के तो नहीं लगते। सामान्य बातचीत। हाँ, लेखक ने बताया कि वो पास के उस पुराने घर में ठहरा है, अपने दादा दादी के घर। दादा दादी का नाम लिया तो उस आदमी ने कहा, हाँ, जानता हूँ उन्हें, बड़े भले लोग थे। तो वो आदमी वहीं का स्थानीय था, जानता था परिवार को? ऐसा ही लगा। बातचीत चलती रही। वो आदमी गांव की बातें, मौसम की बातें करता रहा।
लेकिन यहाँ से चीजें थोड़ी अजीब होनी शुरू हुई। कैसे? क्या अजीब लगा? लेखक को अचानक ख्याल आया कि वो करीब 10-15 मिनट से उस आदमी के साथ चल रहा है, उसकी बातें सुन रहा है, पर उसने उस आदमी का चेहरा ठीक से देखा ही नहीं है। लालटेन की रोशनी थी, पर वो नीचे जमीन पे पड़ रही थी, या शायद आदमी ने उसे थोड़ा नीचे झुका रखा था। ओह, ये थोड़ा अजीब है, मतलब साथ चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ। और फिर एक और अजीब बात हुई। लेखक ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली, सोचा जरा रास्ता देख ले। टॉर्च की बैटरी थोड़ी कमजोर थी, हल्की पीली सी रोशनी थी। जैसे ही लेखक ने टॉर्च जलाई, क्या हुआ? उस आदमी ने फौरन अपनी लालटेन बुझा दी। क्या? लालटेन बुझा दी? क्यों पता नहीं, ये बहुत ही अजीब लगा लेखक को। अंधेरे रास्ते पर कोई अपनी लालटेन क्यों बुझाएगा, खासकर जब दूसरा व्यक्ति टॉर्च जला रहा हो। ये वाकई बहुत अजीब है। इससे डर लगना शुरू हो जाता है, एक अनिश्चितता पैदा होती है। हाँ, लेखक का दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वो आदमी वो सामान्य नहीं है। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कौन है ये? चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा? लालटेन क्यों बुझाई? डर का पहला स्पष्ट संकेत। दिमाग अब खाली जगहों को बुरे ख्यालों से भरने लगता है। वो चुपचाप चलता रहा, पर कदम भारी हो गए थे। फिर उसे सिगरेट पीने की तलब हुई, शायद घबराहट की वजह से। उसने कहा, मैं जरा एक सिगरेट जला लूं। वो आदमी चुप रहा तो लेखक रुक गया। अच्छा, वो सिगरेट जलाने के लिए रुका? हाँ, उसने जेब से सिगरेट निकाली, माचिस जलाई, हाथ कांप रहे थे। जैसे ही सिगरेट सुलगी, उसने कश लिया, धुआं छोड़ा। फिर उसने चलना शुरू किया। वो आदमी भी उसके साथ चलने लगा। लेकिन कुछ और हुआ। हाँ। अब जो हुआ उसने लेखक के रोंगटे खड़े कर दिए। जब उन्होंने दोबारा चलना शुरू किया तो लेखक को सिर्फ अपने कदमों की आवाज आ रही थी। उस आदमी के चलने की, उसकी चप्पलों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। बिल्कुल नहीं, जैसे वो हवा में चल रहा हो। हाँ, जैसे वो जमीन पर पैर रख ही नहीं रहा हो। पहले तो लेखक को लगा शायद वो बहुत हल्के कदमों से चल रहा है। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ उसके अपने जूतों की चरमराहट। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा डरावना है। अब लेखक की हालत खराब थी, पसीना आ रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा धीमी आवाज में, सब ठीक तो है? और उस आदमी ने जवाब दिया? हाँ, उसने जवाब दिया, लेकिन वो आवाज पहले जैसी नहीं थी। वो नर्म गांव वाली आवाज नहीं थी। कैसी थी आवाज? एकदम बदली हुई, भारी, खुरदरी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। और उस आवाज में उसने कहा सिर्फ एक वाक्य, तुम बाल बाल बच गए। तुम बाल बाल बच गए? इस बदली हुई भारी आवाज में। हाँ, बस इतना ही कहा। ये तो डर की पराकाष्ठा है। आवाज का बदल जाना और ये वाक्य, तुम बाल बाल बच गए, इसका क्या मतलब निकाला लेखक ने? मतलब उस वक्त सोचने की हालत में कौन होता है? लेखक के तो होश उड़ गए। उसे लगा जैसे उसकी रूह कांप गई हो। वो एक पल भी नहीं रुका, भागा। हाँ, बिना पीछे देखे, बिना कुछ सोचे, वो अपनी पूरी ताकत से घर की तरफ भागा। उसे अपनी सांसों की, अपने दिल की धड़कन की आवाज के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे ये भी नहीं पता कि वो आदमी पीछे आया या वहीं रह गया। वो बस भागता रहा। और घर पहुंचकर उसने दरवाजा अंदर से बंद किया, कुंडी लगाई। वो बुरी तरह हाँफ रहा था, कांप रहा था। पूरी रात सो नहीं पाया। आंखों के सामने वही धुंधला सा आदमी, वही बदली हुई आवाज गूंज रही थी, तुम बाल बाल बच गए। मैं कल्पना कर सकता हूँ उसकी हालत। ऐसा अनुभव किसी को भी हिलाकर रख दे। अगले दिन या शायद कुछ दिनों बाद जब वो थोड़ा संभला तो उसने ये बात गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को बताई। अच्छा, तो स्थानीय लोगों ने क्या कहा? उनकी क्या व्याख्या थी इस घटना की? उनकी व्याख्या बहुत दिलचस्प थी। उन्होंने सबसे पहले पूछा, वो रात कौन सी थी? जब लेखक ने हिसाब लगाया तो पता चला कि वो अमावस्या की रात थी। अमावस्या? ओह, मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की रात को नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय होती हैं। हाँ बिल्कुल। तो उन लोगों का मानना था कि वो कोई इंसान नहीं था, वो शायद कोई बुरी आत्मा थी, कोई भटकती हुई रूह। और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या लेखक रात में सीटी बजा रहा था या कुछ गुनगुना रहा था? हाँ, ये भी पूछा, क्योंकि कुछ मान्यताओं के अनुसार रात के समय सुनसान जगह पर सीटी बजाने या गाने गुनगुनाने से ऐसी शक्तियां आकर्षित होती हैं। हालांकि लेखक ने कहानी में ऐसा कुछ करने का जिक्र नहीं किया है। ठीक है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी उनकी व्याख्या में? सबसे खास बात जो उन्होंने कही वो लेखक के लिए भी चौंकाने वाली थी। उनका मानना था
कि लेखक इसलिए बच गया क्योंकि उसने सिगरेट जलाई थी। सिगरेट? सिगरेट जलाने से कैसे बच गया? उनका तर्क था कि आग पवित्र होती है और बुरी आत्माओं को दूर रखती है, चाहे वो माचिस की छोटी सी लौ ही क्यों ना हो। जब लेखक ने सिगरेट जलाई तो उस आग के वजह से वो आत्मा उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई, और शायद इसीलिए उसने कहा तुम बाल बच गए, मतलब आग की वजह से बच गए। ये बहुत ही दिलचस्प व्याख्या है। कैसे एक रोजमर्रा की चीज, सिगरेट जलाना, एक अलौकिक बचाव का जरिया बन गया, कम से कम स्थानीय लोक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे हम अज्ञात और डरावनी घटनाओं को अपनी सांस्कृतिक समझ के दायरे में फिट करने की कोशिश करते हैं। आग और पवित्रता का संबंध तो बहुत सी संस्कृतियों में है। बिल्कुल, आग को शुद्धि और बचाव का प्रतीक माना जाता है, तो ये व्याख्या उस सांस्कृतिक संदर्भ में बिल्कुल फिट बैठती है। पर लेखक पर इस घटना का क्या असर हुआ? क्या वो वहीं रहता रहा? नहीं, इस घटना ने उसे अंदर तक हिला दिया था। जैसा कि आपने कहा, इसने उसकी सोच, उसकी मान्यताओं पर सवाल खड़े कर दिए। वो डर गया था, शायद हमेशा के लिए। तो उसने क्या किया और फिर? वो कहीं और चला गया और उसने अपना करियर भी बदल लिया। वो एक लेखक बनने आया था, पर इस घटना के बाद वो एक शिक्षक बन गया। लेखन छोड़कर शिक्षक बन गया, ये बड़ा बदलाव है। हाँ, कहानी में बताया गया है कि वो आज भी, इतने सालों बाद भी, कभी-कभी उस रात के बारे में सोचता है। वो चेहरा जो उसने कभी देखा नहीं, वो बदली हुई आवाज और वो वाक्य, वो अनुभव उसके साथ रह गया। और स्रोत में ये भी लिखा है कि उसके पास बताने के लिए ऐसी और भी कहानियां हैं। मतलब शायद उस घर या उस इलाके से जुड़ी और भी अजीब घटनाएं उसने महसूस की। हाँ, ऐसा संकेत है। शायद वो जगह ही कुछ ऐसी थी। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो इसमें कई तत्व हैं। अकेलापन, एक डरावना माहौल, 90 के दशक का ग्रामीण भारत, बिजली कटौती का अंधेरा, और फिर वो अजीब मुलाकात, वो चेहरा ना दिखना, लालटेन का बुझना, पैरों की आवाज़ का गायब हो जाना और आवाज़ का बदलना, ये सब मिलकर एक बहुत ही प्रभावी मनोवैज्ञानिक और शायद अलौकिक डर पैदा करते हैं। बिल्कुल। और फिर अंत में स्थानीय लोगों की व्याख्या, जो इसे सीधे सीधे अमावस्या और बुरी आत्मा से जोड़ती है, और बचाव का श्रेय आग यानी सिगरेट की लौ को देती है। ये कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे व्यक्तिगत अनुभव, मनोवैज्ञानिक डर जैसे अकेलेपन और अंधेरे का डर, और सांस्कृतिक मान्यताएं या लोक कथाएं आपस में गुंथ सकती हैं। हम नहीं जानते कि वास्तव में क्या हुआ था। हाँ, क्या वो सच में कोई आत्मा थी, या लेखक के डरे हुए मन की उपज, या कोई शरारती इंसान, या कुछ और ही? ये सवाल बना रहता है, और शायद यही इस कहानी को इतना प्रभावी बनाता है। ये हमें तर्क और अलौकिक के बीच की धुंधली सीमा पर लाकर खड़ा कर देती है। तो अंत में ये एक बहुत ही सम्मोहक व्यक्तिगत कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और एक आखिरी विचार जो स्रोत से ही उभरता है, भले ही सीधे तौर पर कहा ना गया हो। इस तरह के अनुभव जिनका कोई एक स्पष्ट तर्कसंगत जवाब नहीं मिलता, जहां अलौकिक व्याख्या भी उतनी विश्वसनीय लगती है जितनी कोई और, ऐसे अनुभव किसी व्यक्ति के दुनिया को देखने के नजरिए को, उसकी वास्तविकता की समझ को कितना गहरा बदल सकते हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है। कैसे हम अपने अनुभवों को समझते हैं और वो समझ हमें कैसे आकार देती है, इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल।